डियर स्टूडेंट्स, सिस्टीमा बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर 2 जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म। इस चैप्टर में हम लोगों ने कई सारे लेक्चर सुन चुके हैं और उसी कड़ी में हम लोग पहुंच चुके हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में भी कुछ सब टॉपिक्स बनाए गए हैं जिसमें हम लोगों ने 2 पे चर्चा कर चुके हैं। एंडोस्पर्म पढ़ चुके हैं और एम्ब्रियो भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग सीड पे आते हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर में सीड के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सीड कैसे डेवलप होता है, सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी वायबिलिटी होती है या नहीं होती है तो कैसी होती है, कितने समय के लिए होती है। ठीक है, उसके बाद फिर इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो हम लोगों को इस वीडियो लेक्चर में सीड के बारे में पूरी जानकारी लेनी है, लेकिन इस सीड की जानकारी को हम लोगों ने 2 हिस्सों में बांट दिया है आसानी के लिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने से क्या होता है, दिक्कत होती है। तो हम लोगों ने 2 सब टॉपिक का इसका भी फर्दर कैटेगराइजेशन किया है। एक है सीड जनरल इंफॉर्मेशन, ठीक है, और दूसरा है स्ट्रक्चर इस मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड। डाइकॉट सीड और मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है। तो हम लोग सीड के बारे में 2 वीडियो लेक्चर में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं सीड जनरल इंफॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन में हम लोगों को पढ़ना है जनरल स्ट्रक्चर, जनरल डेवलपमेंट कैसे डेवलप होता है, उसके बाद फिर उसकी वायबिलिटी क्या होती है, फिर उसके टाइप्स कैसे होते हैं, उसके बाद फिर लास्ट में एडवांटेज, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं सीड जनरल इंफॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग जनरल इंफॉर्मेशन में सीड क्या है उसको समझते हैं, डेवलपमेंट स्ट्रक्चर कैसे होगा वो देखेंगे, उसका टाइप्स क्या होगा, वायबिलिटी, डोरमेंसी, स्टोरेज, इसको समझेंगे, और एडवांटेज क्या उसका फ़ायदा है वो समझेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट इज सीड? सीड क्या है? तो सीड फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। प्लांट के अंदर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोटिव क्या होता है, उसका एम क्या होता है? एम होता है नेक्स्ट जनरेशन को डेवलप करना। ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन को डेवलप करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से प्लांट में क्या, तो प्लांट में सीड बनता है। प्लांट में क्या बनता है? सीड बनता है जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो मेन एम होता है प्लांट का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि वो सीड बनाए। कोई आदमी अगर फ्रूट कहता है तो फ्रूट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीड है, इसलिए कि फ्रूट तो सीड डिस्पर्सल का एक तरीका है। अगर फ्रूट ना बने, सीड से हमारा पेट नहीं भरेगा, भोजन नहीं कर सकेंगे हम उसको, तो क्या होगा कि उसको हम डिस्पर्स नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है कि नेचर ने सीड को डिस्पर्स करने के लिए, सीड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या किया? फल बनाया और फल के अंदर में सीड को सेट किया। ठीक है, इसलिए कि कोई भी जानवर उस फल को खा लेगा, उसका सीड उसके साथ खा लिया जाएगा, और जब वो बाहर डिफिकेशन करेगा, अपने फिकल मैटर को बाहर निकालेगा। मान लो कि अगर कोई गाय है, वो अगर कोई सी दाने को या फल को खा लिया, उसके अंदर में सीड भी चला गया, जब वो अपना गोबर निकालेगा तो क्या होगा कि उसके साथ साथ वो सीड भी बाहर निकल जाएगा और वो कहीं और जा करके गिरेगा जहाँ पे
जहाँ पे पेड़ था, जहाँ पे सीड बना था, वहाँ से कहीं दूर जा करके वो फेंका जाएगा और इसके कारण क्या होगा कि वहाँ पे एक पेड़ जम जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि फ्रूट जो है वो सीड डिस्पर्सल का एक स्ट्रेटजी है, इसीलिए सीड जो है वो फाइनल प्रोडक्ट है किसका, सक्सेसफुल डिस्पर्सन का। जो आफ्टर जर्मिनेशन, जो अंकुरण करने के बाद एक फेवरेबल कंडीशन उसके लिए आएगा, सुटेबल कंडीशन आएगा सीड के लिए, जिसमें वो जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करने के बाद वो क्या करेगा, प्रोड्यूस न्यू प्लांट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, अगले जनरेशन का वो नया प्लांट बनाएगा। तो स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सीड क्या है। सीड फाइनल प्रोडक्ट है सक्सेसफुल डिस्पर्सन का, जो जर्मिनेशन करने के बाद सुटेबल कंडीशन में वो अगले जनरेशन का नया प्लांट बनाता है। ठीक है, उसके बाद है ये सीड बनता कब है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर, एग में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड। जब ओव्यूल के अंदर में ये ओव्यूल है, ठीक है, तो यहाँ पे एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर में क्या होता है, एग होता है, साइनर्जिड होता है, सेंट्रल सेल होता है, उसके बाद एंटीपोडल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जाइगोट बना है, ये जाइगोट एम्ब्रियो का रूप ले लेता है और ये पूरा ओव्यूल जो है वो सीड का रूप ले लेता है। ठीक है, तो सीड को हम फर्टिलाइज ओव्यूल भी कहते हैं, इसीलिए कहा गया है सीड ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज फर्टिलाइज ओव्यूल। उसके बाद एंजियोस्पर्म में ये जो सीड होता है, सीड जो होता है वो फ्रूट के अंदर बनता है। अभी इससे पहले आपको कहा था कि फ्रूट के अंदर होगा तभी फ्रूट को कोई ले जाएगा, उसके साथ साथ सीड भी चला जाएगा। अगर फ्रूट अलग होता, सीड अलग बनता, तो लोग क्या करते, फ्रूट को ले आते और सीड से ज़्यादा फायदा नहीं होता तो उसको वहीं छोड़ देते। तो क्या होगा, उस प्लांट का कॉलोनाइजेशन इधर उधर नहीं हो पाएगा, उसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सीड कहाँ होता है, फ्रूट के अंदर होता है। अब आप देखिए, सीड वेरी ग्रेटली इन साइज एंड शेप। सीड जो होता है वो कई प्रकार का होता है, उसका साइज छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा हो सकता है। आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, ऑर्किड का सीड लीजिए जो आपको बहुत ही महीन दिखाई देगा, और उसी जगह पे फिर कोकोनट का सीड लीजिए तो बहुत बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो इसके बीच में बहुत सारे रेंज के, साइज के रेंज है सीड के। तो आप देख सकते हैं कि सीड का साइज का एक रेंज है, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा तक का हो सकता है, और इसका शेप भी अलग अलग होता है। और ये जो है क्लासिफिकेशन में, बायोडाइवर्सिटी के क्लासिफिकेशन करने में क्या होता है, बहुत ही मददगार होता है, खास करके प्लांट के लिए। तो हम लोग आगे देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग जैसा सुने थे अभी, तो उसको लिख दिए हैं। सीड कैन बी वेरी स्मॉल, सीड जो है बहुत छोटा छोटा भी हो सकता है। अबाउट 2 मिलियन, सोचो 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 2 मिलियन में 20 लाख, 20 लाख सीड पर ग्राम। 1 ग्राम अगर हम वजन करते हैं सीड को, एग्जाम्पल उसका ऑर्किड, ऑर्किड के सीड का 1 ग्राम अगर हम लेते हैं तो उसके अंदर में आपको कितने सीड मिलेंगे, 2 मिलियन, 20 लाख के करीब आपको सीड मिलेंगे। सोचो कितना छोटा छोटा सीड होता होगा। उसी तरीके से सीड बड़ा भी हो सकता है कि कई ग्राम, कई ग्राम, यहाँ 1 ग्राम की बात हो रही है, और कुछ ऐसे भी सीड है जो कई ग्राम के होंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको सीड ऑफ कोकोनट, कोकोनट के बीज को आप देखेंगे तो ज़्यादा वजनी और बड़े साइज का भी होता है। तो इस तरह से सीड का रेंज है। उसके बाद डिफरेंसेस इन द सीड, सीड में जो अंतर है साइज के हिसाब से, शेप के हिसाब से, वेट के हिसाब से, तो उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, अलग अलग प्लांट को पहचानने में भी हम मदद करते हैं। जैसे दाल में ही कोई मसूर है, कोई खेसारी है, कोई अरहर है, ठीक है, मटर है, चना है, सबका अलग अलग शेप और साइज है। इससे हम लोग अलग अलग प्लांट को आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब हम लोग आते हैं डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर, सीड का डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो जैसा कि इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि
सीड जो है वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है या ओव्यूल डेवलप होता है या मैच्योर होता है सीड के अंदर में, ठीक है। तो सॉरी, सीड में डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग एक तरफ ओव्यूल का फिगर बनाते हैं और उसके कौन से पार्ट से क्या बनेगा सीड का, वो हम लोग दूसरी तरफ समझ जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक में जाइगोट बनता है। एम्ब्रियो सैक के ऊपर एक न्यूट्रिटिव लेयर होता है जिसको कहते हैं न्यूसेलस, ठीक है। ये एम्ब्रियो सैक हुआ, ये न्यूसेलस हो गया, ठीक है। उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको कहते हैं इंटेगुमेंट। ये इंटेगुमेंट एक भी हो सकता है और दो लेयर का भी हो सकता है। तो अगर हम दो लेयर का बनाते हैं तो एक हो जाएगा ये इनर इंटेगुमेंट हो गया और इसी के ऊपर आउटर इंटेगुमेंट होता है, ठीक है। तो ये आउटर इंटेगुमेंट, ये इनर इंटेगुमेंट, ये न्यूसेलस और ये एम्ब्रियो सैक जिसमें एम्ब्रियो यहाँ बनेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि सीड में क्या होता है। ये तो था ओव्यूल, ये ओव्यूल है। अब सीड में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले नीचे में क्या होता है, यहाँ पे ये आपको एम्ब्रियो हो गया, यहां से एम्ब्रियो बन जाएगा और उसी के ऊपर यहां पर क्या है, एंडोस्पर्म है। तो ये हो जाएगा एम्ब्रियो, ये हो जाएगा एंडोस्पर्म, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर, तो इसके ऊपर सभी सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, न्यूसेलस भी बाकी रह जाता है। न्यूसेलस न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ठीक है। तो न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ये पूरा पूरा खत्म हो जाता है, लेकिन किसी किसी सीड में जैसे ब्लैक पेपर में क्या होता है, ये बाकी रह जाता है। अगर बाकी रह जाएगा तो उसका नाम देंगे पेरिस्पर्म। क्या नाम देंगे, पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म हो जाएगा। उसके बाद इंटेगुमेंट जो प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, और सीड के ऊपर भी सीड कोट होता है। तो सीड कोट सिंगल लेयर भी हो सकता है और डबल लेयर भी हो सकता है। अगर यहाँ पे सिंगल लेयर होगा इंटेगुमेंट का तो सिंगल सीड कोट होगा, और अगर डबल लेयर होगा तो डबल लेयर का सीड कोट बनेगा। तो यहाँ पर आपको सीड कोट बनेगा, लेकिन सीड कोट ये देखिए ये सीड कोट है, ठीक है। यहाँ पे खाली जगह है क्योंकि यहाँ पे इंटेगुमेंट एब्सेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम दो लेयर का सीड कोट बनाते हैं तो यहाँ पे दो लेयर बना दीजिए क्योंकि दो ठो इंटेगुमेंट है। इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि सीड कोट का दो लेयर है। अब ये क्या है, ये फ्यूनिकल है, आगे प्लासेंटा होगा, तो यहाँ पे फ्यूनिकल और प्लासेंटा लगा दीजिए आप, ठीक है। और ये ओवरी से जुड़ा हुआ रहेगा, ये ओवरी से जुड़ा हुआ रहेगा। आप जब इसको हटाएंगे तो ये जो माइक्रोपाइल के लिए जगह था वो जगह ही रहेगा, जगह बाकी रहेगा। वो जो है वो जर्म कोर है, और यहाँ से क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। सीड का जो प्लीम्यूल है वो बाहर निकलेगा, रेडिकल है वो बाहर निकलेगा, और जर्मिनेशन से पहले यहाँ पर जो है ये जो ओपनिंग है वो फैसिलिटेट करता है ऑक्सीजन के लिए, वाटर के लिए, मॉइस्चर के लिए, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए ये फैसिलिटेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कार जो है, थोड़ा सा जो खरोच है, थोड़ा सा जो जगह खाली है, वो असल में माइक्रोपाइल वाला जगह है, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। सीड कोट बना, सीड कोट बना किससे बना, इंटेगुमेंट से, ठीक है। उल्टा लिखा गया है, इसको सीधा करके लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। ये है ओव्यूल, ये है सीड, ठीक है। अब हम लोग इसको भी फ्रूट ही बना देते हैं। देखिए यहाँ
जाइगोट बन जाएगा एम्ब्रियो, ठीक है। उसके बाद न्यूसेलस बन जाएगा पेरिस्पर्म, इंटेगुमेंट सीड कोट, ठीक है। उसके बाद ये तो ओवरी है, ठीक है, तो ये फ्रूट बन जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इसके अलावे दो और स्ट्रक्चर हमको सीड में देखने को मिलता है। एक होता है एंडोस्पर्म और एक होता है कोटिलिडन। तो कोटिलिडन जो है वो एम्ब्रियो का हिस्सा है। कोटिलिडन एम्ब्रियो का हिस्सा है। कोटिलिडन की संख्या एक भी हो सकती है और दो भी हो सकती है। इसके आधार पे दो तरह के सीड होते हैं, मोनोकोट सीड और डाइकोट सीड। एंडोस्पर्म जो है वो किसी में रह भी सकता है मैच्योर सीड में और किसी में नहीं भी रह सकता है। नहीं रहने का कारण ये होता है कि वो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वो क्या होता है पूरा पूरा एग्जॉस्ट कर जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये एंडोस्पर्म जो है वो कहाँ से बना है, तो इधर में सेंट्रल सेल होता है, यहाँ पे सेंट्रल सेल होता है, ठीक है। तो सेंट्रल सेल जो है, सेंट्रल सेल वो एंडोस्पर्म को डेवलप करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने देख लिया कि ओव्यूल किस तरह से सीड में डेवलप हो गया, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर ऑफ सीड का कुछ पॉइंट्स है जिसको हम लोग जब स्ट्रक्चर ऑफ सीड पढ़ेंगे तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सीड को दो तरीके से बांटा गया है। टाइप्स ऑफ सीड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलिडन। कोटिलिडन की संख्या कितनी है, एक कोटिलिडन है सीड में या दो कोटिलिडन है, उसके हिसाब से सीड दो प्रकार के होते हैं। एक है मोनोकोट सीड, दूसरा है डाइकोट। मोनोकोट को मोनोकोटिलिडनस भी कह सकते हैं, जैसा यहाँ लिखा हुआ है मोनोकोटिलिडनस सीड, डाइकोटिलिडनस सीड। मोनोकोटिलिडनस सीड में क्या होगा, सीड हैविंग एम्ब्रियो, सीड है तो उसमें एम्ब्रियो होना है, नहीं तो सीड नहीं कहलाएगा। तो सीड के पास एम्ब्रियो हो और उसके साथ में सिंगल कोटिलिडन हो। कोटिलिडन कितना हो, सिंगल। तो वैसे सीड को क्या कहेंगे, मोनोकोट सीड कहेंगे। इसमें एग्जाम्पल मेज, राइस या पैडी, मेज माने मकई जानते हैं, धान, गेहूं, प्याज, ये सब क्या है, मोनोकोट प्लांट है। और मोनोकोट प्लांट इसलिए कहा गया क्योंकि इसके अंदर सीड जो बनते हैं उसमें एक कोटिलिडन पाया जाता है। इसी तरह से डाइकोट सीड है यहाँ, जिसमें सीड हैविंग एम्ब्रियो विथ टू कोटिलिडन्स। सीड जिसमें एम्ब्रियो होता है और उसके साथ साथ कितने, दो कोटिलिडन होते हैं। तो इसका एग्जांपल आपको पी मटर हो जाएगा, ग्राम, बीन, कैस्टर, मैंगो, ये सब जो है जितने भी प्लांट के सीड हैं वो सब क्या है, डाइकोट सीड है। इसमें दो कोटिलिडन पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ फिर दूसरे तरीके से सीड को कैटेगराइज किया गया है। उसका आधार क्या है, बेसिस है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एक क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, वो आगे चल करके एंडोस्पर्म बनता है। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो एंडोस्पर्म बनता है वो एंडोस्पर्म भोजन होता है, किसके लिए, एम्ब्रियो के लिए। जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है उसके लिए क्या होता है, भोजन होता है। तो ड्यूरिंग मैच्योरेशन या ड्यूरिंग डेवलपमेंट एम्ब्रियो का
उसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म धीरे धीरे खत्म होता रहता है, शॉर्ट करता रहता है, क्योंकि उसको यूज करता है कौन, एम्ब्रियो। अब यहाँ पे बात आती है कि रह जाएगा यूज होते होते या पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन हो सकता है। अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एंडोस्पर्म पूरा पूरा एग्जॉस्ट कर गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तो क्या होगा, वैसा सीड एक्स एल्बुमिनस सीड कहलाएगा, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहलाएगा। और जब एम्ब्रियो के अंदर में डेवलपमेंट के दौरान और डेवलपमेंट होने के बाद भी, यानी कि एम्ब्रियो डेवलप हो चुका, सीड मैच्योर हो चुका, अब उसके बाद भी एंडोस्पर्म की मात्रा उसमें बाकी है, एंडोस्पर्म पूरा पूरा खत्म नहीं हो पाया, तो क्या होगा, वैसे सीड को कहेंगे एंडोस्पर्मिक सीड या एल्बुमिनस सीड। ठीक है, तो हम लोग एल्बुमिनस सीड को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर एक्स एल्बुमिनस सीड को पढ़ते हैं। आप कहेंगे मोनोकॉट के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिए, डाइकॉट के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिए, तो इस दोनों का स्ट्रक्चर हमको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है, तो उसके साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। हम लोग इस वीडियो में एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस सीड क्या होता है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब एक्स एल्बुमिनस सीड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सॉरी, एक्स एल्बुमिनस नहीं, एल्बुमिनस, जिसको हम एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं। दो सीड्स विच हैव एंडोस्पर्म, ऐसा सीड जिसमें क्या हो, एंडोस्पर्म मौजूद हो। इवन आफ्टर मैच्योरेशन, सीड परिपक्व हो जाने के बाद भी अगर एंडोस्पर्म उसमें रहता है तो उसको हम क्या कहेंगे, एल्बुमिनस सीड कहेंगे या एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे। ज़्यादातर मोनोकॉट प्लांट, जिस प्लांट के बीज में एक कोटिलीडन पाया जाता है, वैसे प्लांट क्या होते हैं, एल्बुमिनस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है मोनोकोटिलिडनस सीड जो है वो मोस्ट कॉमन है, किसमें, सॉरी, मोस्ट ऑफ द कॉमन मोनोकोटिलिडनस सीड्स आर एल्बुमिनस। बहुत सारे जो मोनोकोटिलिडनस सीड हैं वो क्या होते हैं, एल्बुमिनस नेचर के होते हैं, उसके अंदर एंडोस्पर्म रहता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है पैडी, धान, मकई, गेहूं, ये सब जो है ये सब मोनोकोट प्लांट है, उसके सीड के अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म बाकी रहता है सीड मैच्योर हो जाने के बाद में। अब आगे है सम डाइकोट प्लांट, कुछ डाइकोट प्लांट भी हैं जो एंडोस्पर्मिक सीड बनाते हैं, तो उसके बारे में भी हासिल कर लेते हैं जानकारी। क्या है, फूड रिजर्व्स आर स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म। जो डाइकोट प्लांट एंडोस्पर्मिक हैं सीड उसका, तो उसमें जितना भी न्यूट्रिएंट है, फूड रिजर्व है, वो कहाँ रहेगा, स्टोर, एंडोस्पर्म में रहेगा। उसमें से एब्जॉर्ब करेगा कौन, कोटिलीडन। कोटिलीडन जो है वो क्या होगा, एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन के फॉर्म में काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर से जो एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर लेगा कौन, कोटिलीडन, और कोटिलीडन किसको देगा, एम्ब्रियो को देगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, पढ़ लीजिए। फूड रिजर्व्स आर स्टोर्ड इन द एंडोस्पर्म ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जब सीड को अंकुरन करना होता है सुटेबल कंडीशन में, तो क्या होता है, टू कोटिलीडन्स, ये जो दो कोटिलीडन है डाइकोट सीड में, एक्ट एज एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन, ऑब्जॉर्प्टिव ऑर्गन का काम करता है, वो वहां से सोखेगा, खींचेगा। ठीक है, टू टेक अप एंजाइमेटिकली रिलीज फूड रिजर्व। फूड रिजर्व जो एंजाइमेटिक एक्शन से क्या होता है, वहां से रिलीज होता है, वो एब्जॉर्ब करेगा कोटिलीडन और फिर वो देगा किसको, एम्ब्रियो को देगा। इसमें एग्जांपल्स है टोबैको, तंबाकू का पौधा है, निकोटियाना टोबैकम इसका साइंटिफिक नेम है, टोमेटो सोलेनम लाइकोपर्सिकम, कैस्टर, रिसिनस, क्यूमिनिस, ब्लैक पीपर, पीपर निग्रम। तो ये सब कुछ डाइकोट प्लांट हैं जो एल्बुमिनस सीड बनाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्स एल्बुमिनस सीड। क्या पढ़ेंगे, एक्स एल्बुमिनस, इसी के आगे एक्स लगा दीजिए, या नहीं तो फिर से लिख देते हैं। डियर स्टूडेंट्स,
तो हम लोग पढ़ते हैं एक्स एल्बुमिनस सीड्स, पहले इससे पहले एल्बुमिनस पढ़ा है, अब पढ़ रहे हैं एक्स एल्बुमिनस सीड्स। दो सीड्स इन विच एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूज्ड या कंज्यूम्ड। जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो उसके दौरान एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो कहाँ से मिलता है, एंडोस्पर्म से मिलता है। तो एंडोस्पर्म से न्यूट्रिएंट का इतना यूज करता है एम्ब्रियो कि वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है, कंप्लीटली कंज्यूम्ड, पूरा पूरा उपभोग कर लिया जाता है, ठीक है। किसके दौरान, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। कौन उपभोग करता है, एम्ब्रियो खा जाता है, ठीक है। और एट मैच्योरिटी, जब सीड परिपक्व होता है तो उस दरमियान कुछ भी एंडोस्पर्म बाकी नहीं रह जाता। तो ऐसे सीड को हम कहते हैं एक्स एल्बुमिनस सीड या नन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। इसमें ज्यादातर डाइकोट प्लांट जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, एक्स एल्बुमिनस सीड या नन एंडोस्पर्मिक सीड बनाते हैं। जैसे चना हो गया, मटर हो गया, बीन हो गया, ये सब क्या है, नन एंडोस्पर्मिक सीड है। अब आगे है फ्यू मोनोकॉट प्लांट्स। कुछ मोनोकॉट प्लांट भी ऐसे हैं जो क्या करते हैं, नन एंडोस्पर्मिक सीड बनाते हैं या एक्स एल्बुमिनस सीड बनाते हैं। उसका एग्जांपल है पोथोस, एमोर्फोफैलस, वेलिस्नेरिया। ये क्या है, ये एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स मोनोकॉट के हैं जो एक्स एल्बुमिनस सीड बनाते हैं। हालांकि मोनोकॉट ज़्यादातर एल्बुमिनस सीड बनाता है। उसी तरीके से इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि ज़्यादातर मोनोकॉट प्लांट जो है वो एल्बुमिनस सीड बनाते हैं, और कुछ डाइकोट प्लांट भी ऐसे हैं जो क्या बनाते हैं, एल्बुमिनस सीड बनाते हैं, जिसमें आपको कैस्टर का नाम दिया गया था, टोबैको, टोमेटो, ये सब जो है एल्बुमिनस सीड बनाते हैं, हालांकि वो डाइकोट प्लांट है, ठीक है। तो दोनों में कुछ कम और ज़्यादा है, तो ध्यान से याद कर लेंगे। एक बार और आपको रिमाइंड कर देते हैं कि डाइकोट प्लांट जो होगा वो ज़्यादातर नन एंडोस्पर्मिक सीड बनाएगा, ठीक है, और कुछ एंडोस्पर्मिक सीड बनाएगा। जो मोनोकॉट प्लांट होगा वो ज़्यादातर एंडोस्पर्मिक सीड बनाएगा, और कुछ जो है वो क्या है, नन एंडोस्पर्मिक सीड बनाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है। बहुत इससे सवाल सब आते हैं, क्वेश्चन सब आते हैं। उसके बाद है पेरिस्पर्म, जो इससे पहले सीड स्ट्रक्चर में हम लोगों ने चर्चा किया था कि पेरिस्पर्म क्या होता है। तो उसके बारे में है कि रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस। न्यूसेलस जो मैच्योरिटी तक खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन अगर वो रह जाता है सीड मैच्योर होने के बावजूद भी न्यूसेलस का एक स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक के ऊपर बाकी रह जाता है, तो वो भी एक लेयर का काम करता है, ठीक है, और वो न्यूट्रिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं पेरिस्पर्म। एंडोस्पर्म के पेरीफेरी में जो मौजूद रहता है उसको हम कहते हैं पेरिस्पर्म, ठीक है। तो ये आपको ब्लैक पेपर में, उसके बाद बीट में, इन सब चीज़ों में क्या है, आपको पेरिस्पर्म भी देखने को मिलेगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब पढ़ते हैं वायबिलिटी एंड डोरमेंसी ऑफ द सीड्स। ये दो टर्म बहुत इम्पोर्टेंट है सीड के लिए। वायबिलिटी का मतलब होता है कि सीड का अच्छा कंडीशन, सीड का लिविंग कंडीशन होना, और डोरमेंसी का मतलब होता है सीड का जो एक्टिविटी है, सीड के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उसका एकदम वेरी लो लेवल तक पहुंच जाना, एकदम स्लो स्टेट हो जाना, ठीक है, ताकि उसके अंदर में जर्मिनेशन जैसा कोई एक्टिविटी दिखाई न दे, ठीक है। तो ये सीड की वायबिलिटी और डोरमेंसी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीड को अगला जनरेशन में जाने के लिए और नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन को पाने के लिए, क्योंकि साल भर में हमेशा एक जैसा सीजन नहीं होता है, और सीड किसी खास क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या होता है कि वो ग्रो करता है। तो इसलिए सीड को डोरमेंसी स्टेज में जाना और डोरमेंसी स्टेट में क्या है, वायबल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। सीड वायबिलिटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ सीड, सीड की योग्यता, सीड के अंदर जो एबिलिटी है किस चीज़ की, जर्मिनेशन करने की, वो अंकुरित हो सके, ठीक है, अंडर सुटेबल कंडीशन,
एक सही कंडीशन में, एक अच्छे कंडीशन में जो उसके लिए ज़रूरी है वैसा कंडीशन अगर दिया जाए तो वो सीड क्या हो, अंकुरित करके उसके अंदर में जड़, तना, पत्ता बनने लगे, तो उस हालत को हम क्या कहते हैं, सीड वायबिलिटी कहते हैं। अब उसके उल्टा अगर हम लोग समझ जाएंगे तो फिर ये पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या है, ए नॉन वायबल सीड वुड नॉट जर्मिनेट, जो वायबल सीड नहीं होगा वो जर्मिनेट नहीं करेगा, वो अंकुरन नहीं करेगा, इवन अंडर ऑप्टिमल कंडीशन। सुटेबल कंडीशन माने और ऑप्टिमल कंडीशन का दोनों का लगभग सेम मतलब होता है। ऑप्टिमम का मतलब और ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ठीक है, कि उसका टेम्परेचर, माहौल का टेम्परेचर सही होना चाहिए, माहौल में ह्यूमिडिटी यानी नमी सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब एकदम एक खास पॉइंट है, एक खास वैल्यू है, उस वैल्यू यानी कि आइडियल कंडीशन है वो, जिस पे एक सीड को जर्मिनेट करना ही चाहिए। तो वैसा कंडीशन भी अगर हम दे देंगे तो नॉन वायबल सीड जो होगा जर्मिनेशन नहीं करेगा, ठीक है। तो सीड की वायबिलिटी आप लोगों को समझ में आ गई। अब सीड वायबिलिटी के महत्व हैं, क्या है, सीड वायबिलिटी इज इम्पोर्टेंट टू रेज क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर एंड टू मेंटेन द न्यूट्रिशनल वैल्यू। हम लोग देखते हैं कि खेती करते हैं तो एक बार बीज बोए, उसके बाद खेत से जो फसल लाते हैं उसी में से कुछ दाने को बीज के लिए रख देते हैं। तो आप अपने इंडिया की बात करें या कहीं भी बात करें तो धान के ग्रो करने का एक सीज़न आता है, गेहूं के ग्रो करने का एक सीज़न आता है। आप चाहेंगे कि धान के मौसम में गेहूं का बीज नहीं उगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप एक आर्टिफिशियल कंडीशन देके उगा भी लिए तो उसको पेड़ बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए लंबा वक्त चाहिए, 2-3 महीने का समय चाहिए एक गेहूं के पेड़ को पूरा फल देने में। तो हम उतने दिन तक इतना अच्छा कंडीशन नहीं दे सकते हैं खुले में, ठीक है। लैब में आप चाहें तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन खुले में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके लिए सीजन का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो एक वक्त हमको गुजारना है सीज़न फिर से लौटने के लिए कि ग्रोइंग सीजन आएगा। तो इतने देर तक ये जो सीज़न है हमारा, मान लीजिए कि मार्च में अगर हमको सीड को बोना है तो फिर हमारा अप्रैल, मई, जून, मान लीजिए यहाँ पर हमारा सीड तैयार हो गया, ठीक है। अब इसको फिर से मार्च का इंतजार करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इतना महीना उसको वेट करना पड़ेगा। अगर उससे पहले ही अगर जर्मिनेशन हो गया और फिर वो पूरा परिपक्व होकर के फल नहीं बना पाया तो क्या होगा कि हमारा जितना भी बीज तैयार था सब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि सीड को डोरमेंसी स्टेज में जाना बहुत ज़रूरी होता है, और डोरमेंसी स्टेज में अच्छे कंडीशन में होना ताकि अगले ग्रोइंग सीजन में जर्मिनेशन करे, ठीक है। तो इसलिए सीड की वायबिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि हम हर साल क्रॉप उगा सकें उसके खास ग्रोइंग सीजन में, ठीक है, और उसके अंदर में न्यूट्रिशनल वैल्यू बाकी रहे। ऐसा नहीं है कि सीड सड़ जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, सीड की वायबिलिटी बहुत ही ज़रूरी है, और वो डोरमेंसी कंडीशन में ही हो सकता है, ठीक है। तो आप डोरमेंसी को भी साथ में ही पढ़ेंगे, ठीक है। विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ वायबल सीड थॉट ऑफ एग्रीकल्चर इज मीनिंगलेस। अब ये कहा जा रहा है कि वायबल सीड अगर हमारे पास नहीं है, लंबे समय तक जिंदा रहने वाला सीड अगर हमारे पास नहीं है, तो हम एग्रीकल्चर की सोच, हमारी जो एग्रीकल्चर की सोच है वो बेमतलब हो जाएगी, हम एग्रीकल्चर के बारे में सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे है, डोरमेंसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेक सीड वायबल फॉर लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक सीड को वायबल रखने के लिए डोरमेंसी का बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ी भूमिका है, ठीक है। डोरमेंसी लंबे समय तक का मतलब कितना, टू मीट द नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन, अगला ग्रोइंग सीजन आ जाए उतना देर तक सीड को वायबल रखने के लिए डोरमेंसी बहुत ज़रूरी होता है। सीड्स ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट्स अंडरगो पीरियड ऑफ डोरमेंसी। ज़्यादातर प्लांट के जो बीज होते हैं वो डोरमेंसी स्टेज में चले जाते हैं। आप देखेंगे कि
कुछ प्लांट ही ऐसे हैं जैसे आम का पौधा कुछ ही समय के बाद फिर से वो जर्मिनेट कर जाता है। अपने लोग के आसपास में जलेबी का भी पेड़ होता है, बहुत बड़ा बड़ा पेड़ होता है जलेबी का, उसका बीज क्या होता है तुरंत कुछ ही दिन में वो जर्मिनेट कर जाता है। जबकि हमारे पास धान है, गेहूं है, ठीक है, उसका बीज कई महीनों तक रहता है और नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में जर्मिनेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है सीड्स ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट, ज्यादातर प्लांट के जो बीज होते हैं वो डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं टू प्रिवेंट प्री हार्वेस्ट एंड इमीडिएट पोस्ट हार्वेस्ट जर्मिनेशन, ताकि ऐसा हो कि हम फसल काट करके लाए नहीं कि खेत में ही जर्मिनेशन हो जाए। इससे बचने के लिए, इसको रोकने के लिए टू प्रिवेंट प्री हार्वेस्ट एंड इमीडिएट पोस्ट हार्वेस्ट, अगर हम खेत से फसल काट के ले आए, उसमें से दाना निकाल लिए थ्रेशिंग करके, फिर उसको स्टोर कर दिए, अब पता चला कि स्टोर करने गए तो फिर से उसमें अंकुरन होना शुरू हो गया, तो ये इमीडिएट पोस्ट हार्वेस्ट जर्मिनेशन हुआ। तो इस दोनों से रोकने के लिए क्या है कि डोरमेंसी पीरियड में जाना सीड का बहुत ज़रूरी होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब हम लोग डोरमेंसी को समझ सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये इनएक्टिव स्टेज है सीड का जो नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन तक को पाने के लिए किया जाता है या होता है उसके अंदर में। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग डोरमेंसी की बात करते हैं। द इनएक्टिव स्टेट ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो ड्यू टू स्लो डाउन ऑफ जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। एक सीड में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है कि वो एम्ब्रियो जर्मिनेट करके एक पेड़ बनाएगा। ठीक है, तो वो क्या होता है एकदम स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, तो उसमें बस वो जिंदा रहता है और उसमें ज़्यादा कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है टू मीट नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन, अगला जो उसका पौधा को खिलने का समय आता है उसको पाने के लिए क्या होता है ये डोरमेंट स्टेज में चला जाता है, क्योंकि जस्ट आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ सीड वो कंडीशन, वो मौसम नहीं रहता है कि उसको जर्मिनेशन करना है। ठीक है, तो इसलिए उसको डोरमेंसी स्टेज में जाना पड़ता है। अब जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, यानी कि नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन जो है उसका फेवरेबल कंडीशन है, तो उसमें क्या होगा डोरमेंसी ब्रेक कर जाएगा और जर्मिनेट कर जाएगा। तो यहाँ क्या है देखिए, सीड वायबिलिटी वेरीज फ्रॉम स्पेसीज टू स्पेसीज। अब ये जो डोरमेंसी का जो टाइम है वो जितना दिन तक डोरमेंसी रहेगा उतना दिन तक उसकी वायबिलिटी भी रहने की उम्मीद होती है। ठीक है, तो ये जो वायबिलिटी है ये अलग अलग स्पेसीज में क्या होती है कि अलग अलग टाइम के लिए होती है। किसी में जल्दी ही सीड जर्मिनेट कर देता है और किसी पौधे में सीड का जर्मिनेशन कई महीनों के बाद होता है, और किसी किसी प्लांट में तो कई साल और यहाँ तक कि हजार साल तक वो वायबल सीड रहता है, डोरमेंट स्टेज में रहता है। जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है वो क्या होता है कि ग्रो करता है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में ज़रूर आ रहा होगा कि अगर उम्र छोटी है तो कोई बात नहीं है प्लांट की, वो क्या करेगा वो सीड छोड़ के चला जाएगा, और जब कंडीशन ठीक होगा वो क्या होगा अपना जनरेशन को फिर से बढ़ाएगा वहाँ से। तो इसीलिए दुनिया बहुत पुरानी है लेकिन लाइफ जो है, स्पेसीज जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कमाल है। ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या होता है नया जनरेशन जो होता है वो चलता रहता है, और स्पेसीज का जो कंटिन्यूटी है इस अर्थ पे वो चलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद है सीड्स, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, हम लोगों ने तो आम, लीची, कटहल को देखा है, धान, गेहूं को भी देखा है, लेकिन वो सब क्या है उसकी जो वायबिलिटी है, उसका जो डोरमेंसी पीरियड है वो थोड़ा कुछ दिन से, हफ्ते से, महीने तक रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसका वायबिलिटी बहुत ही ज़्यादा लंबा है, जैसे सीड्स ऑफ ल्यूपिनस आर्क्टिकस, इसको ल्यूपिन कॉमन नेम कहते हैं, कैन ग्रो आफ्टर 10,000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी। ये जो ल्यूपिनस आर्क्टिकस या ल्यूपिन का जो सीड है 10,000 साल तक डोरमेंट स्टेज में रह सकता है, उसके बाद भी वो जर्मिनेट करेगा और पेड़ बनाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सीड्स ऑफ फोएनिक्स डेक्टालिफेरा, फोएनिक्स
डेक्टाइलिफेरा, ये खजूर का पेड़ है, ठीक है। और उसके बीज जो होते हैं वो 2000 साल तक डोरमेंट स्टेज में रह सकते हैं, और उसके बाद ही वो, अगर उसको जर्मिनेट, ये सुटेबल कंडीशन दिया जाए तो वो जर्मिनेट करेगा, एक पेड़ बना लेगा, ठीक है। आगे है डोरमेंसी ब्रेक इन फेवरेबल कंडीशन एंड सीड जर्मिनेट्स। डोरमेंसी क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन में टूट जाता है, यानी कि वो फिर से उसका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन था वो फिर से रैपिड हो जाता है, और वो क्या होता है कि वो जर्मिनेट करके डेवलप करने की कोशिश करता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब गेहूं का समय जस्ट ओवर होता है और बारिश हो जाती है और कुछ गेहूं जो है खेत में खलिहान में रह जाता है, तो देखेंगे उसमें से अंकुरन आ जाता है, लेकिन वो अंकुरन जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, इसलिए कि उसको मौसम साथ नहीं देता है ग्रो करने के लिए। अगर उसको मौसम साथ देगा तो फिर से वो क्या होगा, ग्रो करके पेड़ बना लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसका नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन कई महीनों के बाद आता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि अगर आप चना को फुलाएंगे, मटर को फुलाएंगे, मूंग को फुलाएंगे या गेहूं धान को फुलाएंगे, तो थोड़ी देर के लिए वो जर्मिनेट कर देगा, क्योंकि उसको थोड़ी देर के लिए फेवरेबल कंडीशन मिल गया है। लेकिन पूरे जनरेशन को मेंटेन करने के लिए, पूरी ज़िंदगी को मेंटेन करने के लिए क्या है, उसको लंबा मौसम चाहिए, एक अच्छा खासा कंडीशन चाहिए, तो वो नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए क्या है कि डोरमेंसी ब्रेक कर जाती है जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है। इसीलिए हम लोगों को स्टोरेज ऑफ सीड भी सीखना होगा कि किस तरह से हम सीड को स्टोर करें कि हमारा सीड नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन तक पहुंचे। तो उसके बारे में इसके बाद जस्ट चर्चा करेंगे। फेवरेबल कंडीशन देख लीजिए। फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है कि सही मात्रा में मॉइस्चर हो, नमी हो, ऑक्सीजन की मात्रा हो हवा में, उसके बाद क्या हो, सुटेबल टेम्परेचर हो, तापमान जो है, गर्मी जो है या कम चाहिए सीड को जर्मिनेट करने के लिए या ज़्यादा चाहिए। धान और गेहूं में अलग अलग होता है। धान को चाहिए ज़्यादा टेम्परेचर जर्मिनेट करने के लिए, गेहूं को चाहिए कम टेम्परेचर जर्मिनेट करने के लिए। तो सुटेबल टेम्परेचर होना चाहिए। डे लेंथ, ये जो डे लेंथ है, सन का जो पीरियड है सुबह से लेकर शाम तक का, ये भी बहुत ज़्यादा असर करता है किसी भी सीड को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपको सूटेबल कंडीशन है या फेवरेबल कंडीशन है डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। अब हम लोग स्टोरेज ऑफ सीड देखते हैं कि सीड को कैसे स्टोर करें कि हमारा सीड का डोरमेंसी और वायबिलिटी चलता रहे और वो अच्छे कंडीशन में रहे। तो इसको हम लोग देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग स्टोरेज ऑफ सीड की बात कर रहे हैं। सीड्स स्टोर्ड इन ड्राई एयर एट रूम टेम्परेचर रिमेन वायबल टिल द नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन। सीड को सुखा करके और सूखी हवा में ऐसे जगह पे रखें, ऐसे कंटेनर में रखें जहाँ पे नमी ना हो, सूखी हवा हो, ठीक है। तो वो क्या होगा कि वायबल रहेगा, सही कंडीशन में रहेगा, अच्छे कंडीशन में रहेगा और अगले ग्रोइंग सीजन तक आपका सीड चल जाएगा, उससे भी आगे रह सकता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा लंबा स्टोरेज करने के लिए, ठीक है, हमको अगर सीड बैंक तैयार करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसमें लो ह्यूमिडिटी, लो टेम्परेचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो बायोटेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है सीड को स्टोर करने के लिए, सीड बैंक बनाने के लिए, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग्ड स्टोरेज के लिए लो ह्यूमिडिटी, लो टेम्परेचर क्या है, ज़रूरी पड़ता है, याद रखेंगे। लेकिन नॉर्मली हम लोग जो किसान के घर में देखते हैं कि वो अगले ग्रोइंग सीजन के लिए सीड को बचाते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, नॉर्मली 10 to 15% मॉइस्चर बाई मास इज एक्सेप्टेबल फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ सीड। अगले ग्रोइंग सीजन तक स्टोर करने के लिए सीड को क्या चाहिए कि 10 से 15% मॉइस्चर, उसके सीड के वजन के हिसाब से 10 से 15% मॉइस्चर होना चाहिए। इसीलिए सुखाने के वक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा नमी उसमें ना रहे, 10 से 15% ही बीज में नमी रहे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको एक सूखे कंटेनर में उसको स्टोर कर देते हैं और समय समय पर उसको हम देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर एम्ब्रियो है, थोड़ा सा तो रेस्पायरेशन हो ही रहा होगा, तो उससे क्या होता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर निकलता है, तो वो क्या करता है, माहौल को, वहाँ पर के जगह को क्या करता है, मॉइस्ट कर देता है। तो उसको हमको समय समय पर खोल के देखना चाहिए। मॉइस्चर अगर ज़्यादा हो गया तो फिर से उसको हवा लगा के सुखा देना चाहिए, ठीक है।
तो इस तरह से क्या होगा, हम सीड को अगले ग्रोइंग सीजन तक सही कंडीशन में रख सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फायदा बहुत सारा है सीड का। ये जो डोरमेंसी है सीड में और वायबिलिटी है, इससे बहुत सारे सीड को फायदे हैं। और भी सीड से क्या है कि हमारा सिर्फ भोजन ही नहीं चलता है, कारोबार भी चलता है। तो इसलिए हम लोग एडवांटेज ऑफ सीड भी पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक हो गया है, लेकिन आपको एक साथ समझने में ज़्यादा आसानी होगी, इसलिए आप इसको भी पढ़ लीजिए। ये लास्ट हेडिंग है इस टॉपिक का। ठीक है, तो एडवांटेज ऑफ सीड क्या कह रहा है, ये देखिए। सीड फॉर्मेशन इज मोर इम्पोर्टेंट इन द मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल फ्लावरिंग प्लांट। जो सूखे पर फ्लावरिंग प्लांट उगते हैं, मिट्टी पर उगते हैं, उसके लिए क्या है कि वो अगर वो गिर जाता है, पड़ जाता है, टूट के अलग हो जाता है, तो उसके अंदर हवा में इतनी मॉइस्चर नहीं है कि वहाँ से जड़ निकले और फिर वो क्या हो, मिट्टी में अपना जड़ बना अपना पकड़ बना ले और वो अपना एक पेड़ बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, सीड फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी पर सूखे का कंडीशन आ जाएगा, तब उसकी उस हालत में क्या होगा, वो पेड़ का बीज ही होगा जो अगले फिर से सही कंडीशन में ग्रो कर सकता है, और ये पेड़ सुखाड़ के मौसम में सूख के मर जाएगा। ठीक है, तो सीड फॉर्मेशन टेरेस्ट्रियल प्लांट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद है सीड्स हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट। एक अलग हैबिटेट में जाने के लिए और कॉलोनी को दूसरे एरिया में बढ़ाने के लिए क्या है कि सीड के पास एक अच्छा खासा उपाय है। क्या उपाय है कि उसके ऊपर फ्रूट होता है, वो फ्रूट या तो रसीला होगा या फिर वो बिल्कुल कांटेदार होगा, उसमें हुक बने होंगे या और भी दूसरे फायदे के लिए वो फल बने होंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, लोग उसको अपनी ज़रूरत के लिए अपने पेड़ों के पास से वो कहीं और ले आते हैं, वहाँ पे अपना काम निकाल लेते हैं और उसके बीज को वहीं पर फेंक देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जिसका फल कोई काम का नहीं होता है, लेकिन आप जैसे जंगल झाड़ में गुजरेंगे तो आपके पैर में, आपके कपड़ों में क्या होगा, वो बीज अटक जाता है। या फिर जंगली जानवर जो जंगल से गुजरता है झाड़ी होकर के, तो उसके बदन के रोए में क्या होता है कि स्किन के हेयर में क्या होता है, वो अटक जाता है, और जहाँ पर वो अंगड़ाई लेता है वहाँ पर वो क्या होता है कि वो बीज गिर जाता है और वहीं पर वो ग्रो कर जाता है फेवरेबल कंडीशन में। इसी तरीके से सीड कहीं कहीं भोजन का भी काम करता है। वो चिड़िया या कोई भी दूसरा जानवर उसको खा जाता है फल समेत, और जहाँ पर वो अपना गोबर निकालता है वहाँ पे क्या होता है कि वो बीज पूरा तो डाइजेस्ट नहीं होता है, और हर एक बीज डाइजेस्ट हो जाएगा ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो क्या होता है कि वो बीज वहाँ पे ग्रो करके नया पेड़ बना लेता है। तो इस तरह से प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाता है। ठीक है, और आगे देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग लास्ट को पहुंच रहे हैं। जैसे सीड के एडवांटेजेस पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर यही है, सीड्स हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व फॉर यंग सीडलिंग्स until they are capable of photosynthesis on their own। यानी कह रहा है कि अगर हम सीड को बो देते हैं, ठीक है, बोने के बाद क्या होता है कि उसमें छोटा छोटा सा बिचरा बनता है, छोटा छोटा सा पेड़ पौधा डेवलप होता है। ठीक है, उस पौधे में न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा, तो सीड के अंदर जो फूड रिजर्व है उससे वो भोजन लेगा। ठीक है, तो इतना भोजन सीड के अंदर में रहता है कि जब तक कि वो छोटा सा नन्हा सा पौधा जो है अपने आप को फोटोसिंथेसिस के लायक ना बना ले, तब तक उसको वहाँ से फूड सप्लाई होता रहता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक सीड के लिए। उसके बाद है हार्ड सीड कोट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू यंग एम्ब्रियो एंड अदर पार्ट्स। कह रहा है यंग एम्ब्रियो और सीड के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उसको सही सलामत रखने के लिए हार्ड सीड कोट होता है। जैसे हम लोग स्टोर कर देते हैं तो उसमें कीड़ा न लग जाए, उसको उसमें हल्का नमी के बढ़ जाने से वो खराब ना हो जाए, तो इसलिए क्या होता है उसके अंदर में हार्ड सीड कोट जो है सीड के ऊपर, तो वो फायदेमंद है सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। उसके बाद है सीड जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। हम लोग इस टॉपिक के शुरू में ही पढ़े हैं कि सीड आर द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
जब प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअली पर्सन है तो सेक्सुअली पर्सन का मतलब होता है कि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या होना, प्रोडक्ट का तैयार होना। तो मेल और फीमेल गैमेट दो अलग अलग सेल हैं, दो अलग अलग इंडिविजुअल से आते हैं, और अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो सेम इंडिविजुअल होगा। लेकिन हम लोग जब सेक्सुअल पर्सन की बात करते हैं तो डिफरेंट इंडिविजुअल की सोच ज़्यादा रखते हैं ताकि वेरिएशन आए अगले जनरेशन में, ठीक है। तो ये सीड भी जो है सेक्सुअल पर्सन का प्रोडक्ट है, दो अलग अलग मेल और फीमेल गैमेट से फ्यूज होकर के बना है। तो जाहिर सी बात है जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उसमें दोनों मेल और फीमेल गैमेट का कॉम्बिनेशन होगा, जो सुपीरियर कैरेक्टर होगा वो डेवलप होगा, ठीक है। तो ये सीड जो है वो नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन अगले जनरेशन में लाता है, जो अपने पेरेंट से थोड़ा सा अलग होता है और वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, अच्छा होता है। सीड इज द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। अगर सीड नहीं होगा तो हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक एक साल के बाद जो ग्रोइंग सीजन आता है तो उसमें हमको क्या यूनिट है जो हम उसको अगले ग्रोइंग सीजन तक रख सकते हैं। बहुत ही कम ऐसे प्लांट है जिसके प्लांट के पार्ट को काट के रख देते हैं और फिर उसको लगा के रखते हैं, उतना दिन तक जिंदा रखते हैं, फिर उसको हम दोबारा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज़्यादातर प्लांट जो है हमारा एग्रीकल्चर जो है सीड पर बेस्ड है, तो इसीलिए सीड जो है एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़रूरी है और सीड से हमको ये फ़ायदा होता है कि हम खेती कर पाते हैं। उसके बाद है सीड्स अंडरगो डोरमेंसी। सीड जो है डोरमेंट स्टेज में चला जाता है, जैसा कि इससे पहले चर्चा हुआ है। तो उससे हमारे बहुत सारे फायदे हैं, उसको हम स्टोर कर लेते हैं और समय समय पर ज़रूरत के मुताबिक खाने के लिए, तेल के लिए सरसों का सीड हम लोग रख लेते हैं, जब जरूरत पड़ती है उसका तेल निकालते हैं, फिर उसको खाते हैं। फूड जैसे आप लोग रोटी भात ये सब खाते हैं, कहाँ से आता है, वो सब स्टोर सीड है, उससे हम लोग खाते हैं, उसको एग्रीकल्चर करते हैं। तो ये सब तभी पॉसिबल है जब सीड के अंदर में क्या आएगी, डोरमेंसी आएगी, ठीक है। नहीं तो अगर हमारे पास धान आ जाए, गेहूं आ जाए और पूरा गोडाउन भर जाए और वो तुरंत ही जर्मिनेट कर जाए तो क्या होगा, तुरंत सबको आटा बना के चावल बना के रखना पड़ेगा और हो सकता है वो आटा चावल बाद में ख़राब हो जाए। तो इसीलिए डोरमेंसी जो है सीड में, वो हमारे फ्यूचर यूज़ के लिए उस सीड को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है और ये वीडियो लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन आप इसको पॉज करके देखेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा और एक साथ आपको एक टॉपिक का पूरा निचोड़ मिल गया है। तो इसलिए आप इसको पेशेंस रख करके पढ़ेंगे, परेशान नहीं होंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो वो बनाएं। अगर इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो समझने में, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करें। थैंक यू।